कहीं नशा छुड़ाते छुड़ाते हम इन युवाओं को एक और नशे की लत तो नहीं लगा रहे? कहीं नशा मुक्ति की आड़ में कुछ लोग माफिया का काम करके एक बड़ा स्कैम तो नहीं कर रहे? कहीं जम्मू कश्मीर में नशे से मुक्ति दिलाने वाली दवाई बुप्रीनॉर्फिन गलत तरीके से तो नहीं बिक रही? कहीं डी एडिक्शन सेंटर्स रूल्स और कानून की आड़ में कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे? इन सारी चीजों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर सरकार के और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के अभियान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो युवा नशे से बाहर आ रहे हैं, कम से कम वो मेन स्ट्रीम में जाकर एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जिए। कहीं ऐसा ना हो नशा छोड़ते छोड़ते किसी दूसरी लत में ना लग जाए। और शायद हमारी इस स्टोरी का असर भी होगा, क्योंकि हमने पूरी इन्वेस्टिगेट करके कागजात के साथ ये स्टोरी आपके सामने लाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आज का ये स्पेशल प्रोग्राम सिर्फ इसलिए कि कहीं नशा छोड़ने वाले युवा किसी नई लत की ओर तो नहीं जा रहे। डी एडिक्शन सेंटर्स पर बात करेंगे आज। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान इस समय चल रहा है और शाना बशाना पूरा जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ खड़ा है। अलग अलग एजेंसियां, चाहे वो पुलिस हो या बाकी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज या स्वास्थ्य विभाग, पूरी तरह से एलजी साहब के साथ हैं, क्योंकि नशे को जम्मू कश्मीर की जड़ों से निकालकर उखाड़ फेंकने के लिए बहुत जरूरी है कि हर वो शख्स जो कुछ कर सकता है इसके लिए करे। एक पत्रकार होते हुए, एक रेस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस होते हुए हमारी भी ये जिम्मेवारी थी कि हम इसके ऊपर काम करते। ऐसे में ये स्टोरी आपके तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। जम्मू कश्मीर में अगर हम जम्मू की ही बात करें तो करीबन 20 से 25 डी एडिक्शन सेंटर्स चल रहे हैं और ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी 2019 में बनाई गई थी, जब जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बनने की ओर आगे बढ़ा था। क्योंकि 2019 में ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटी थी। उसी समय जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बनाया गया था और कई सारी चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया गया था। जब जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट सब्जेक्ट कानून से हटकर डोमिसाइल की ओर लाया गया था, उसी समय भी ड्रग एडिक्शन की पॉलिसी आई थी। ये जो पॉलिसी है उसकी एक डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में भी है। दरअसल ड्रग डी एडिक्शन की पॉलिसी जीएडी के ऑर्डर नंबर 354 के तहत 2019 7 मार्च को लाई गई थी और इस समय इसको सरकार का सैंक्शन मिला था, ताकि हम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोल पाएं और जितने भी हमारे युवा गलत तरीके से ड्रग्स की तरफ चले गए हैं, और उस समय तक हमें ये पता चल चुका था कि हेरोइन यानी कि चिट्टा सबसे ज्यादा इस ओर जो युवा जा रहे हैं, ये घातक है, ये वापस आना बहुत मुश्किल है। इसलिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स ही हैं जो इन्हें वहां से वापस ला पाएंगे। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स पे भी पूरी बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू रीजन की बात करें तो 20 से 25 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं। एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, मगर अब शुरू करते हैं कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स के ऊपर कुछ सवाल हैं जो सरकार शायद उसकी जांच करेगी, क्योंकि सरकार ऑथोराइज्ड होती है। अलग अलग स्वास्थ्य विभाग जैसे है, डायरेक्टर हेल्थ हैं, और डायरेक्टर हेल्थ के तहत हर जिले का सीएमओ है जो इंचार्ज होते हैं इन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स को लाइसेंस देने के लिए या प्रोविजनल सर्टिफिकेट देने के लिए कि आप ये खोल कर चला सकते हैं, और वो पूरा डाटा भी ले सकते हैं और इनका सर्वे भी कर सकते हैं कि आखिर कितने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स जो है वो सही तरीके से चल रहे हैं। सबसे पहले बात शुरू करेंगे हम एक ऐसी दवाई से जो रामबाण इलाज है ड्रग एडिक्ट्स के लिए, और वो है बुप्रीनॉर्फिन। बुप्रीनॉर्फिन अकेली ऐसी दवाई भारत में है जिसने कई सारे ड्रग एडिक्ट्स को वापस नया जीवन दिया है, यानी कि जीवन दान दिया है। जब वो नशा छोड़ने के बाद विथड्रॉल में होते हैं तो उस समय बुप्रीनॉर्फिन ही है जो उनके काम आती है। उसके अलावा एक और दवाई भी है मेथाडोन, बट मेथाडोन भारत में उतनी ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, इसलिए बुप्रीनॉर्फिन ही एक मात्र
एडिक्ट्स के लिए वो रामबाण इलाज है, जिससे कई सारे ड्रग एडिक्ट वापस ठीक होकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। मगर किसी भी बीमारी का जो इलाज होता है वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही कर सकता है। और ऐसे में जब हमारी ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी बनाई गई थी तो ये भी बड़ा ज़रूरी मेंशन किया गया था कि आखिर जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो हमारे पास एक कागज़ ऐसा भी है कि आखिर एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का स्टाफ कैसा हो, पूरी लिस्ट कैसी हो। दरअसल एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, एक MBBS डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है, एक MD फिजिशियन होना बहुत ज़रूरी है, एक काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है, नर्स होनी बहुत ज़रूरी है, फार्मासिस्ट होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन होना चाहिए, योगा ट्रेनर होना चाहिए, वार्ड अटेंडेंट होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड, कुक और सैनिटेशन, ये सब कुछ होना चाहिए। मगर इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में होना चाहिए वो है एक स्पेशलाइज्ड साइकेट्रिस्ट। वो एक साइकेट्रिस्ट ही है जो एक एडिक्ट को वो दवाई देता है जो इसे इस नशे से बाहर निकालेगी, वो है बुप्रीनोर्फिन। बुप्रीनोर्फिन की डोज एक एडिक्ट को कितनी देनी है ये एक साइकेट्रिस्ट से बेटर कोई नहीं जानता। और दरअसल अगर हम ऐसा कहें कि साइकेट्रिस्ट के अलावा कोई नहीं जानता तो ये भी गलत नहीं होगा। तो इसलिए डी एडिक्शन सेंटर्स के लिए साइकेट्रिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब 2019 में डी एडिक्शन सेंटर्स शुरू हुए तो मैं आपका ध्यान 7 साल पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की मुहिम इस समय चल रही है, इसलिए ये बात करना ज़रूरी है। मगर कहाँ से बात शुरू हुई थी वो करना ज़रूरी है। तो मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मेरे सामने ऐसा रिकॉर्ड है कि बहुत सारे ऐसे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स पे सर्वे भी किया गया और ये पाया गया कि वहाँ पर साइकेट्रिस्ट मौजूद ही नहीं थे। यानी कि वहाँ ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पर साइकेट्रिस्ट मौजूद नहीं थे। ऐसे ही 3 से 4 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स जम्मू के कठुआ जिले में बंद भी हुए। मगर विडंबना देखिए, सिस्टम का मजाक देखिए कि उन्हीं लोगों ने जो ओनर्स थे किसी नए नाम से दोबारा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स अप्लाई किया और उन्हें मिल भी गया। वहां पर जो साइकेट्रिस्ट का नाम दिया गया था, जब ड्रग कंट्रोलर्स की टीम द्वारा वहां रेड की गई तो ये पाया गया कि वहां पर वो लोग मौजूद ही नहीं थे। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जब कंप्लेंट्स थी कुछ ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स के अगेंस्ट में कि वहां पर जो बुप्रोनॉर्फिन की सेल है वो नॉर्मल से हटकर है और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स थी कि वो सेल ज़्यादा हो रही है। अब बड़ी बात यह है कि एक ऐसी दवाई जो आपको ड्रग्स से बचाएगी, यानी कि एक पेशेंट को उसके विड्रॉल से भी बचाएगी और उसे उस मेन स्ट्रीम में लेकर जाएगी जो उसका परिवार चाहता है, जो जम्मू कश्मीर सरकार चाहती है और जिसके लिए आज हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर बुप्रीनॉर्फिन का डोज कितना होना चाहिए ये एक साइकेट्रिस्ट ही डिसाइड करेगा। और बुप्रीनॉर्फिन एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में आप ये मान के चलिए कि डायमंड और गोल्ड से भी कीमती होती है। जो सही साइकेट्रिस्ट, सही डी एडिक्शन सेंटर हैं, उन्होंने शायद 3-3, 4-4 लॉकर्स के अंदर इस दवाई को रखा होता है, क्योंकि एक दवाई की एक टैबलेट का भी हिसाब आपको CMO को देना है, आपको ड्रग डिपार्टमेंट को देना है कि आपने कितनी दवाइयां दी, किस किस एडिक्ट को दी, कब दी और वो दवाई आपने कितने में बेची। अमूमन तौर पर 30 या 40 रुपए में एक बुप्रोनॉर्फिन की टैबलेट नॉर्मली बिक जाती होगी, मगर लाखों की तौर पे ये टैबलेट्स बिक चुकी हैं और क्या इसका पूरा हिसाब लिया जा रहा है? मुझे उम्मीद है कि हेल्थ डिपार्टमेंट इस बारे में पूरा संज्ञान लेगा और शायद इसका पूरा एक सर्वे भी किया जाएगा। जब हमारे पास हमने स्टोरी पर काम करना शुरू किया तो मैंने कई ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स के ओनर से बात भी की। हालांकि ऑफिशियली हम उनसे रिकॉर्ड नहीं ले सकते थे, ना ही पुलिस ले सकती है, ये रिकॉर्ड्स केवल कोर्ट मंगवा सकता है या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट जो CMO जो ऑथराइज्ड हैं वो ले सकते हैं। उन्होंने हमें रिकॉर्ड तो नहीं दिया मगर उन्होंने हमसे बात ज़रूर की। ऐसे में बहुत सारे साइकेट्रिस्ट से भी मेरी बात हुई। मैं सब ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि कुछ डी एडिक्शन सेंटर्स के पास साइकेट्रिस्ट तो हैं मगर केवल सर्टिफिकेट उनके ऑफिस में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में टंगा होता है। साइकेट्रिस्ट शायद हफ्ते में 1 या 2 बार आता है, मगर
पेशेंट तो रोज देखे जा रहे हैं, ओपीडी तो रोज हो रही है, तो आखिर फिर ये बुप्रोनॉर्फिन दवाइयां दे कौन रहा है? कौन ये देख रहा है कि किस एडिक्ट को कितनी दवाई की जरूरत है, किस पेशेंट को कितनी डोज देनी चाहिए? रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है, दवाइयां भी दी जा रही हैं, दवाइयां मंगवाई भी जा रही हैं, और आखिर ये दे कौन रहा है? इसलिए बहुत जरूरी है ये देखना कि क्या हर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के पास एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट मौजूद है, और अगर है तो क्या वो प्रॉपरली अपनी पूरी ड्यूटी दे रहा है, और क्या जो दवाइयां दी जा रही हैं वो उसी ड्यूटी के दौरान दी जा रही हैं? ये सारी चीजों पर बात करना बहुत जरूरी है, और शायद इस ओर सरकार का ध्यान भी जाए इस स्टोरी के बाद, और शायद इसमें कई सारे सीएमओस या डायरेक्टर हेल्थ काम कर भी रहे हो। इसके ऊपर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि करीबन 10 से 12 फार्मा कंपनीज भारत में बुप्रोनॉर्फिन की टैबलेट्स या इसकी दवाइयां बनाती हैं। उन्हीं सभी फार्मा से ये दवाई जम्मू कश्मीर भी पहुंचती है, और अलग अलग डी एडिक्शन सेंटर वहां से दवाइयां मंगवाते भी होंगे। अब इसमें बड़ी चीज ये है कि अगर हम ड्रग्स की ही बात करते हैं तो ड्रग्स में चिट्टा यानी कि हेरोइन, पोपी यानी कि भुक्की, ओपियम, अफीम और कैनाबिस चरस, इन सभी जो पेशेंट हैं, इन सबके जो एडिक्ट्स हैं, उनका इलाज इन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में होता है। अब सिम्टम्स पे आते हैं कि आखिर सिम्टम्स कैसे होते हैं पेशेंट्स के। मूड स्विंग्स, डायमेंशिया, एंजाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर, और उसके बाद जो बहुत ज्यादा एडिक्ट पेशेंट होते हैं उनको विड्रॉल। इस तरह के पूरे सिम्टम्स के साथ इस तरह के नशे से ग्रस्त पेशेंट इन डी एडिक्शन सेंटर्स में आते हैं। इसके अलावा अल्कोहल से भी जो त्रस्त हैं वो भी आते हैं, मगर अल्कोहल के लिए एक अलग दवाई होती है जिसका नाम NRX है। अब हम बात केवल हेरोइन चिट्टे की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भी इन डी एडिक्शन सेंटर्स पे जाके देखा है, शायद यहाँ पर बहुत कम पेशेंट आपको भुक्की, अफीम या चरस के मिलेंगे। तकरीबन चिट्टे के एडिक्ट्स वहां आते हैं क्योंकि बुप्रोनॉर्फिन वहां पर अवेलेबल है। बुप्रोनॉर्फिन ही रामबाण इलाज है, ये बात सब मानते हैं, एक्सपर्ट भी कहते हैं, मगर बात यह है कि इलाज भी वही कर सकता है जो वैध हो, यानी कि एक टैबलेट, एक दवाई आपको वही दे सकता है जो एक्सपर्ट हो, जो डॉक्टर हो। साइकेट्रिस्ट के बिना दवाई नहीं दी जा सकती है बुप्रोनॉर्फिन, ये टोटली जो रूल ऑफ लॉ है वो कहता है, और हमारे पास ये रूल ऑफ लॉ के सारे कागज भी मौजूद हैं। अब इसमें बड़ी बात यह है कि अगर हम बात 19 से शुरू की है तो हमने ये देखा, हमारे पास एक ऑर्डर है 21 का, जहां पर उस समय की जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो साफ तौर पे लिखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में रेड्स की, वहां पर सरप्राइज विजिट किए, और ये मैंने हाईलाइट भी किया है जो आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सरप्राइजिंगली एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन द अप्रूव्ड इंचार्ज साइकेट्रिस्ट वर नॉट प्रेजेंट, which inter alia suggested possible pilferage of these drugs means buprenorphine through impersonation। यानी कि खुद ड्रग कंट्रोलर विभाग ये कहता है, 2021 की एक रिपोर्ट है, और उसके बाद एक यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स 21-22 का लगा हुआ है जिसमें ये चीज साफ होती है कि किस तरह कई सारे जगह पर साइकेट्रिस्ट मौजूद ही नहीं थे। वहां पर सर्टिफिकेट्स तो थे, मगर वो साइकेट्रिस्ट आउट ऑफ स्टेट काम कर रहे थे या फिर बिलोंग करते थे किसी दूसरे राज्य से और काम यहाँ कर रहे थे। एक साइकेट्रिस्ट को अगर किसी डी एडिक्शन सेंटर के साथ वो जुड़े होते हैं तो वहां उन्हें रोज ओपीडी करनी है, वहां पेशेंट देखने हैं, क्योंकि ये सीरियस पेशेंट भी होते हैं, किसी को विड्रॉल भी हो सकता है, इसलिए आपको उसका पूरा ध्यान देना होता है। ऐसे ही एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो बंद हुआ था उसके डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स अभी तक बंद भी हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम ये बात करें कि इसके रिकॉर्ड में अभी तक क्या चीजें सामने आ रही हैं, तो कई जगह ये सामने आया है कि एक ही जो शख्स है वो 2-2 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स भी चला रहे हैं, जबकि नॉर्मली एक डी एडिक्शन सेंटर ही एक ओनर चला सकता है, क्योंकि अगर वो 2 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलाएंगे तो उनको स्टाफ भी अलग अलग ही चाहिए। आपका क्या स्टाफ 2 सेंटर्स में एक ही है, और अगर एक ही है तो एक समय पे एक स्टाफ मेंबर 2 जगह कैसे हो सकता है? इसलिए एक साइकेट्रिस्ट एक डी एडिक्शन सेंटर में एक समय हो सकता है, 2 जगह नहीं हो सकता। शायद
मेरी इस डिटेल के साथ काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा और शायद जितने भी हमारे जम्मू रीजन के 10 ज़िले हैं उनके सीएमओस के पास ये डाटा या रिकॉर्ड होगा। नहीं होगा तो शायद वो ये डाटा या रिकॉर्ड उपलब्ध करेंगे, डायरेक्टर हेल्थ तक पहुंचाएंगे और शायद इसके ऊपर जम्मू कश्मीर सरकार और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्हें वाकई में हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने इस ओर ध्यान दिया और जम्मू कश्मीर को बचाने की एक मुहिम शुरू की, शायद इस ओर भी ध्यान उनका जाएगा और इसके ऊपर भी काम किया जाएगा कि आखिर क्या जितने भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं, क्या जो रामबाण इलाज एडिक्ट्स का है बुप्रोनॉर्फिन, क्या वो सही तरीके से दी जा रही है। और हम चलते चलते एक बात बिल्कुल साफ भी करते हैं कि आखिर ऐसा नहीं है कि सभी डी एडिक्शन सेंटर्स गलत तरीके से ही चल रहे होंगे। बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कई एडिक्ट्स को ठीक करके उन्होंने मेन स्ट्रीम तक लाया है और इसमें लगातार इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मगर अगर कुछ गलत लोग हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई या उनके ऊपर एक चेक रखना बहुत ज़रूरी है और आखिर ये चेक अथॉरिटीज रख सकती हैं, क्योंकि मीडिया का या एक पत्रकार का काम केवल आंखें खोलना या जगाना होता है। एज ए फोर्थ पिलर जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं और हम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कोशिश करेंगे आपको इस सीरीज के अगले एपिसोड में कुछ और डिटेल में चीज़ें दिखाएं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।